मेरी प्यारी सी भारतीय जनता, मैं गुरुजी का शिष्य मनी जो थप्पड़ खाता था, आज आपका प्यार खाने के लिए आया हूँ ये प्यारे से पॉडकास्ट में। हाँ, मैंने चोरी भी की है, मैंने मर्डर भी किया है, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2015 के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले मैंने रेप किया। 804 एपिसोड हमने कंप्लीट किया पहला सीजन, जिसमें मुझे लगता है कि 400-500 थप्पड़ से ज़्यादा मैंने रियल खा चुका। मेरे भाई और बहनों, आज मैं एक ऐसी बैठक में आया हूँ जिनको गोला की बैठक बोलते हैं। तो जब पंडित ने बोला तुम्हारे घर के नीचे धन है, तो बहुत दिन बाद जाके समझ आया, अच्छा वो इसलिए बोला था बैंक है मेरे घर के नीचे। नहीं, मैं तो लकड़ी दे देता हूँ। नहीं, वैसे नहीं हो भाई, ये गलत सोच रहे हैं। लकड़ी दे देता हूँ, लकड़ी मतलब जलाने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पे खुद भी सिलेंडर नहीं है अभी फिलहाल। करो हाथ जोड़ के। मैं कहना नहीं चाहिए, वही वाली बात हो गई कि मैं मुंबई गया था गोगल्स लगा के, और अब ग्लासेस लगाने की उम्र हो रही है मेरी। मैं अपनी वाइफ को मार रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को बेचना चाह रहा हूँ दूसरों को आगे। लोग तो घूमने जाते, नैनीताल जाते हैं, कोई बम्बई से, कोई विदेश जाता है, लेकिन ज़्यादातर कलाकार टेंशन में ही जाता है, डिप्रेशन में जाता है। तो उसी पर एक कविता दिल से मैंने लिख दी थी। दिल से तो नहीं, मैंने कलम से ही लिखा था, और कलम से नहीं, मैंने शायद फ़ोन पे लिखा था। फ़ोन से नहीं, मैंने दिल से ही लिखा था, आवाज़ रिकॉर्ड करके। सुना भी देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मतलब लोग कलाकारों को मानते नहीं हैं, कलाकार के उसमें कितनी मेहनत है। लोग भांड तो बोल देते हैं, बड़ा आसान है, अरे भांड वाला काम कर रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है, अरे नाच गाने का काम है। भाई तुम आके कर लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में गोला की बैठक में। आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आपने कहीं ना कहीं ज़रूर उनको टीवी सीरियल में ज़रूर देखा होगा। इन्होंने बहुत सारे टीवी शो करे हैं, जैसे हप्पू की उल्टन पुल्टन, भाभी जी घर पर है, और तेनाली रामा जिसमें इन्होंने मनी का रोल किया था, तो बहुत ही फेमस रोल किया था इन्होंने। और आपने ज़रूर इनको देखा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी किरदार में आपने, बिल्कुल मैं श्योर हूँ आपने देखा होगा। आइए मिलते हैं इनसे, इनका क्या नाम है, इनका क्या परिचय है, हम इनसे मिलते हैं। कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आपका नाम क्या है? इतनी लंबी चौड़ी आपने मेरी तारीफ करी, तारीफ के पुल बांध दी, और आप मेरे से नाम पूछ रही हैं। कैसी गोला की बैठक है, कैसा पॉडकास्ट है ये? क्या आप कलाकार का नाम भूल गए? कैंसिल कीजिए सर, बैठिए, कैंसिल। कोई नहीं, मैं दोबारा इंट्रो कर देता हूँ, कट कर देंगे इसको। कट कर देना इसको, है ना। दर्शकों, मेरा नाम है सोहित विजय सोनी। आपने मुझे तेनाली रामा शो में मनी के किरदार में देखा है। आज कुछ और किरदार में हूँ, अपने रियल किरदार में हूँ, और कलाकार हूँ तो लुक बदलता रहता हूँ, इसलिए ऑडियंस पहचान नहीं पाएगी आपकी। मेरे को बहुत सारे किरदार में देखकर ऑडियंस चकाचौंध हो जाती है कि भाई कौन है ये। तो भाभी जी घर पर है में तो मैं न्यूज़ एंकर, नमस्कार, दहलीज, दिया बाती, तू मेरा हीरो, चलती का नाम गाड़ी, ऐसे तमाम सीरियल में ऑडियंस ने मुझे अपना प्यार दिया है। और आज आप मेरा नाम ही नहीं ले रहे इनके सामने। कोई बात नहीं सर, नाम लीजिए आप ऑडियंस के बीच। लीजिए नाम लीजिए, लोगों को पता तो चले, किरदार तो पता है, नाम भी बताइए ना मेरा। बिल्कुल। तो सोहित विजय सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, गोला की बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत अच्छा हूँ। अब आपने मेरा नाम ले लिया तो मैं आपके पॉडकास्ट का नाम लेता हूँ। ये है गोला की बैठक, जहाँ मैं आके आज बैठ गया हूँ, और ये जो भी चाहेंगे मैं बताता रहूँगा, सच बोलूँगा। गोला की बैठक पे हाथ रख के मैं ये कसम खाता हूँ, मैं जो भी कुछ बोलूँगा आज सच, सही, कम बोलूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम जो आपका मनी का रोल जो आपने किया था, उसमें एक वो हंसी वाला जो पार्ट था ना, वो आप स्टार्टिंग में आप मेरे को सुनाओ, ताकि हमारी ऑडियंस भी खुश हो, उसको आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। आपका जो कैरेक्टर था जिसमें आप गंजेपन में आपने वो पूरा रोल किया है, तो उसकी वो हंसी वाला कैरेक्टर आप सुनाओ थोड़ा। मेरी प्यारी सी भारतीय जनता, भाई मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल, ये तो भारतीय जनता है, मेरी ऑडियंस है। मैं गुरुजी का शिष्य मनी जो थप्पड़ खाता था, आज आपका प्यार खाने के लिए आया हूँ ये प्यारे से पॉडकास्ट में। गुरुजी, आज तो पंडित रामाकृष्णा के साथ मैं बैठा हूँ, क्योंकि ये भी सवाल के बादशाह हैं।
तो सर आपने सबसे पहले थप्पड़ की बात हो गई, तो आपने कितने थप्पड़ खाए पहले एपिसोड में? आपका बड़ा पसंद था थप्पड़ खाना, मेरे को जितना नहीं, पता है। राजमा चावल थोड़ी ना कि पसंद होगा, थप्पड़ किसे पसंद है। बट ठीक है, कलाकार हैं तो पसंद करना पड़ा, क्योंकि ऑडियंस को खुश करना था, हंसाना था, तो इसलिए कर लिया। लेकिन आपने पहले जो सीजन था उसमें करीबन 400-500 के आसपास आपने थप्पड़ खाए, तो इतना आपको मतलब वो रियल थप्पड़ थे आपके जो हाँ, कि मैंने सुना है। बिल्कुल रियल थप्पड़ थे। पंकज बेरी जी जो तथाचार्य का रोल प्ले कर रहे थे, वो रियल में ही चटका देते थे मुझको। और जब कहो कि सर थोड़ा नकली सा मारो, तो बोलते मैं नहीं मारूंगा, मैं धनी को मारूंगा। तो मेरी अपनी आइडेंटिटी मेरे को बनानी थी। मेरे को पहले एपिसोड से जब कीचड़ में वो गिरे, तो मैंने उनसे कहा था सर यहाँ एक थप्पड़ मार देना। मेरा था कि नकली मार देना, बट उन्होंने रियल में ही मार दिया। और धीरे धीरे ऑडियंस को अच्छा लगने लगा, और पंकज जी को मेरा गाल अच्छा लगने लगा। और मुझे एक अलग सा वो चाहिए था कि धनी मनी में से कोई एक, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो थप्पड़ का सिलसिला चालू हुआ, और ये 804 एपिसोड हमने कंप्लीट किया पहला सीजन, जिसमें मुझे लगता है कि 400-500 थप्पड़ से ज़्यादा मैंने रियल खा चुका हूँ, क्योंकि एक थप्पड़ कई बार रिपीट भी होता था। बिल्कुल, काफ़ी बार रीटेक होता है। हाँ, तो थप्पड़ का सिलसिला लगा रहा। तो ये आपने इसी में रियल में खाए या फिर किसी और शो में भी खाए? किसी और शो में कहीं सीन हुआ तो क्रॉस थप्पड़, लेकिन इसमें तेनालीरामा में मैं रियल थप्पड़ खाने वाला पहला ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो हर एपिसोड में एक थप्पड़ ज़रूर होता था, और कई बार वो थप्पड़ प्रसारित यानी टेलीकास्ट भी नहीं होता था। और सेकंड सीजन में? सेकंड सीजन हमारा 100 कुछ एपिसोड चले, तो उसमें भी आई थिंक मैंने 200 तकरीबन थप्पड़ खा चुका था पंकज जी से, और वो थोड़ा लंबा नहीं चला शो। और सीजन 3 में हो सकता है मैं और थप्पड़ खाऊं। अच्छा, 3 भी आने वाला है इसका? सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, बट है नहीं, फाइनल कंफर्म नहीं है। लेकिन अच्छा शो है, कभी ना कभी मेकर्स ला सकते हो, इस चैनल पे नहीं तो उस चैनल पे, उस चैनल पे नहीं तो उस वाले चैनल पे। तो आपने ये एक्टिंग लाइन क्यों चूज़ किया? आपका मतलब स्टार्टिंग से मतलब इसमें रुझाव था या क्या? नहीं है, देखो जिस फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ पे ऐसा कोई बताने वाला नहीं था। जैसे कि हर घर में कोई ना कोई बड़ा होता है कि आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है, ये करो। ऐसा माहौल नहीं था। फरीदाबाद से हूँ, बेस हमारा यूपी, लेकिन फरीदाबाद में मैं पला बड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं, पिताजी जॉब करते थे, तो शौक था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे मैं लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ। तो धीरे धीरे, बहुत लंबी कहानी है, आपके पास हमारे पास समय कम है, तो मैं शॉर्ट उसमें बताऊं कि पहले मैं शादी बर्थडे फंक्शन में एज ए एंकर जाता था, लोगों को मंच पे मस्ती कराता था और कॉमेडी करता था। धीरे धीरे फिर ऑडिशंस का दौर शुरू हुआ दिल्ली में, और फिर धीरे धीरे मुंबई तक का सफ़र ऊपर वाले की मर्ज़ी से और गुरुजी की कृपा से रास्ते बनते गए, और मैं मेहनत करता गया, और मेहनत करते करते आज इस मुकाम पे हूँ कि ऑडियंस का प्यार मिल जाता है, और भी अभी काम करेंगे आगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये एक्टिंग वाला कीड़ा आपके अंदर पहले से कहीं ना कहीं था। हाँ, ये था, लेकिन जैसे हनुमान जी को बाद में उनकी शक्तियों के बारे में पता चला, तो मुझे भी किसी ने बोला भाई तुम हंसाते बहुत अच्छा हो। मैं हॉस्पिटल में काम करता था, जब इंजेक्शंस वगैरह लगाता था लोगों को ओपीडी में या आईपीडी में, तो वहाँ पे जाता ही हुए मैं इंजेक्शन को ऐसे लगाता था कि किसी को पेन ना हो, क्योंकि मैं देखता था बहुत सारे कंपाउंडर या नर्सिस ऐसे लगाते थे कि पेशेंट पेन में होता था। तो मैं थोड़ा सा कुछ मस्ती मजाक बातचीत करते करते इंजेक्शन को इंटेक कर देता था इस तरीके से कि वो कहते थे यार उसी से लगवाएंगे, पता तो नहीं चलने देता। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है ये कुदरत जो है ना, ये अंदर से इनबिल्ट कलाकार बनाकर पैदा करता है, उसको बस तराशने की ज़रूरत होती है, और एक मंच की ज़रूरत होती है, एक जगह की ज़रूरत होती है। तो आपने इतने बड़े बड़े शो किए हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा हो कि अब मैं बड़ा मतलब वो हो गया तो अब मैं छोटे रोल नहीं करूँगा, छोटे शो में नहीं जाऊँगा, कभी ऐसा कुछ आपके अंदर में आया? नहीं, ऐसा तो नहीं आया। एक कलाकार के लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। एक अच्छा कलाकार वही होता है कि जो उसे मिले, जो उसकी थाली में परोसा जाए, वो उसको स्वीकार करे। कई बार होता है कि आपने बहुत, जैसे मान लीजिए तेनालीरामा बहुत बिग शो रहा, और भी शो रहेंगे आने वाले टाइम पे, तो कई बार जब बड़ा आप रेगुलर किरदार कर रहे हो, वो ऑफियर हो गया शो, ये कोई सरकारी जॉब तो है नहीं कि एक बार आपका ज्वाइनिंग लेटर आया और आप रिटायर्ड के बाद ही आपको वहाँ से छुट्टी मिलेगी, और पेंशन तो भी मिलेगी। पेंशन भी मिलेगी, है ना। तो यहाँ तो ना पेंशन मिलनी है ना कुछ ऐसा फंड बोनस वाला सिस्टम है। ये तो वही है कि अपना कुआं खोदा है, पानी पियो, फिर कुआं बंद भी हो जाता है बीच में। तो शो है, बंद हो गया, फिर कई बार लगता है फिर दोबारा से वही मेहनत, फिर वही फेसेस ऑडिशंस
उसके बाद फिर कई जगह एक ही दिन का काम मिले, कई जगह एक कैमियो रोल मिला, कई जगह 10 दिन की स्टोरी मिली। फिर वो कहीं ना कहीं एक कलाकार याद करता है कि यार वो कंटिन्यूटी वाला तो ज़्यादा बेटर ना, क्योंकि सबको एक उस पर पॉलिश करने का वक्त मिलता है। और जो छोटे मोटे किरदार मिलते हैं या छोटा पैकेट वाला काम मिलता है, छोटे डेज वाला मिलता है, कम डेज वाला मिलता है, तो थोड़ा आर्टिस्ट निराश होता है, लेकिन मना नहीं करता। अच्छा कलाकार वो करता है। तो मैं भी जो मिलता है मुझे, मैंने तेनाली के बाद ना जाने कितने एपिसोडिक क्राइम शोज़ किए हैं, क्राइम अलर्ट किया है। कॉमेडी वाला रूप तो ऑडियंस मेरा बहुत जानती है, लेकिन कुछ ऑडियंस तो मुझे चौंक गई जब मुझे क्राइम अलर्ट में डार्क एक्टिंग करते हुए देखा। मैं अपनी वाइफ को मार रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को बेचना चाह रहा हूँ दूसरों को आगे, इस तरीके से। अच्छा, सुना है आपने मर्डर किया है, आपने रेप भी किया है, तो आप मतलब ये सब चीज़ें क्यों करते हो? आपको क्या मज़े आते हैं इनमें? आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ का? हाँ, मैंने चोरी भी की है, मैंने मर्डर भी किया है। मैंने 2 मर्डर किया है। मैंने 2016 में मर्डर किया था और 2016 के लास्ट में भी मर्डर किया था और चोरी भी की थी मैंने, मुझे आज भी याद है। मैं बहुत पीटा था, मुझे आज भी बहुत दिल से याद है। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने 2015 के स्टार्टिंग में ही मैंने सबसे पहले मैंने रेप किया था। तो आपको डर नहीं लगता किसी चीज़ से? नहीं, डर क्या लगना, पेट के लिए करते क्यों आप? पेट के लिए? मतलब हम तो नहीं करते ऐसे। तो मैं क्या करूं, मैं पेट के लिए करता हूं। अब नहीं करूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे मेरी EMI कैसे जाएगी? आप सोचो ना, पेट के लिए करना पड़ता है, क्योंकि मैं एक एक्टर हूं भाई साहब, एक एक्टर हूं, और एक्टर के नाते हमें हर एक किरदार में घुसना पड़ता है, उसे प्ले करना पड़ता है। हम डायरेक्टर से मना नहीं कर सकते कि हम मर्डर नहीं करेंगे, हम रेप नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम पिटेंगे नहीं। हमें डायरेक्टर जो बोलेगा हम वैसा करेंगे। हमें बोलेगा अच्छा वाला मर्डर करो तो हम 10 चाकू मार के अच्छा वाला मर्डर करेंगे। हमें बोला पिटो तो हम और पिटेंगे। ये कलाकार है, जैसे हमें सजाता है डायरेक्टर और मेकर्स, हम वैसे सज जाते हैं। अच्छा, तो ये अफवाह जो आपके बारे में चल रही थी वो सच नहीं है? अरे अफवाह क्या, ये अफवाह सही है, ये अफवाह सच में है। तो कलाकार के लिए तो सच अफवाह ही है ना। कलाकार क्या नहीं, अभी तो मैं एक लाश भी बना था, एक बार मैं लाश बना था और लाश बना के मुझे ले गए, मैं खड़ा हो गया। तो बोले बीच में खड़ा क्यों? मैंने कहा डायरेक्टर ने बोला था। अच्छा, तो उन्होंने लगा ऐसा नहीं पेमेंट वेमेंट ना मिली हो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, डायरेक्टर ने बोला था बीच में खड़ा हो जाओ। राइट। अच्छा, आपने रणदीप हुड्डा के साथ भी काम किया है, वो कौन सा एक सीरियल था, मुझे याद नहीं है। वेब सीरीज है, वेब सीरीज है इंस्पेक्टर अविनाश। उसमें मैंने पप्पू का रोल प्ले किया है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा थे? वो पप्पू आप ही थे? हाँ, वो पप्पू में ही था और रणदीप जी के साथ बड़ा अच्छा लगा। वो बहुत ही एक्टिंग में घुस जाते हैं, वो भी हरियाणा से हैं। बिल्कुल हरियाणा, बिल्कुल डेप्थ में वो यूपी वाला टोन पकड़ना, पूरे सेट पे यूपी वाली टोन में बात करना, तो उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और किरदार भली वो ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन जितना भी मिला मैंने बखूबी बहुत अच्छे से किया। गोविंद नामदेव जी थे, उर्वशी रौतेला जी थी। इसी बहाने यूपी में अपने रणदीप हुड्डा जी के साथ रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सीजन 2 भी सुना है कि उसका सीजन 2 आने वाला है इंस्पेक्टर अविनाश का। तो आप इसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब से आए हो, आपने एक्टिंग करी है, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये फेमस हीरोइन है या एक्ट्रेस है, मैं इनके साथ काम करूं, या कोई क्रश हो आपकी ऐसी? क्रश की बात की कि मेरे लिए तो बहुत सारी क्रश हैं, लेकिन मैं भी किसी का क्रश बन जाऊं ऐसा तो अभी हुआ नहीं है। तो बस तब तक हम क्रश कैंडी खेल लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं ना। और ऐसा कुछ नहीं रहा, काम पे ज़्यादा फोकस है। मुंबई में जब हम जाते हैं, एक अच्छा कलाकार मुंबई जाता है तो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। वो पहले अपने काम पर फोकस करता है, काम को गोल समझता है और उस गोल पर ही वो टिका रहता है। मैं तो अभी तक उसी पे टिका हूँ कि मुझे अच्छा काम मिले। तेनालीरामा मैंने किया, ठीक है, और भी बड़ा काम करके ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करना है, ऑडियंस को एंटरटेन करना है, अपने कॉमेडी के साथ साथ अपनी ऐसे एक्टिंग जो डार्क एक्टिंग है या बिल्कुल कुछ अलग। जैसे मैं बीच बीच में कविताएं भी लिख लेता हूं, तो उसमें से कविता मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। क्योंकि जैसा मैंने मुंबई का माहौल देखा है या दुनिया का माहौल देखा है, धरती का माहौल देखा है, भारत का माहौल देखा है, सबका माहौल मैं बता रहा हूँ कि सब मतलब सा लग रहा है। मतलब कुछ ऐसा पक्का सा मामला है नहीं। राइट। चाहे वो प्यार मोहब्बत हो या चाहे रिश्तेदारी हो या दोस्ती हो, कहीं ना कहीं वो मतलब की वो थोड़ी सी वो आती है, भू आती है। तो उससे पर एक कविता ऐसी लिख दी थी मैंने, 2 लाइन की कविता है। सच्चाई के राह पे अब कौन चलना चाहता है,
सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, हर इंसान बगैर स्याही के कलम चलाना चाहता है। सच्चाई की राह पर अब कौन चलना चाहता है, हर इंसान बगैर स्याही के कलम चलाना चाहता है। अब दिल ही कहाँ है लोगों में, अब दिल ही कहाँ है लोगों में, हर इंसान बस लव यू बोल के काम चलाना चाहता है। लव यू बोल के काम चलाना बहुत चाहता सुंदर, बहुत सुंदर। है। कि अभी हमारा एक शो, जैसे हम लोग शो करते हैं ना, एक कंटिन्यू शो, तो कलाकार ऐसे चिपकेंगे, ऐसे गले लगेंगे, रोज मन ऐसे तो आपका खाना भी करता खाएंगे। होगा। मन मन तो आपका भी करता हो। हाँ बिल्कुल, मतलब एक दूसरे के, लेकिन पक्का वाला मामला नहीं है, नहीं है। वो ऊपर ऊपर का है। और ये हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर है ऐसा। मैंने कहा ना, पूरे दुनिया में ही कह सकते हैं, सब चीज़ मतलब सी हो रही है। अच्छा, आपने इस टाइप के रोल कितनी बार किए हैं? जैसे अर्शी खान के साथ आपने किया है, और भी काफ़ी के साथ किया होगा शायद, में भी हमें नहीं पता, तो अब थोड़ा उनका भी बताओ। अर्शी खान जी के साथ एक मूवी की है मैंने, त्राहीमाम, वो सिनेमा में ही आई थी, और उसको आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो अच्छा लगा, उनके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उनके अलावा किसी के साथ ऐसे, मतलब अडल्ट टाइप के? नहीं, मैं अभी तक तो ऐसा किया नहीं। कई बार ऑफ़र आया कि जैसे कि बीच में कुछ सीरीज़ थी ऐसी कि उसमें कुछ अडल्ट, मैंने कहा अच्छा काम किया है, अच्छी इमेज बनी है, अब तक लोगों ने सबके बीच में मेरे काम को दिखाया है, तो वो नहीं लगा कि अभी तक तो नहीं। बाकी कलाकार हूँ, जो ऊपर वाला करवाएगा वो कर दूँ। अच्छा, मतलब रेडी हो, मन है? रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ चीज़ें मिले, ऐसा नहीं कि कुछ भी। स्क्रिप्ट वगैरह आप मतलब कैसे सेलेक्ट करते हो जब आपके पास अभी offer तो मतलब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा से जल्दी सिलेक्ट करने का मौका मिले। कलाकार हूँ तो मुझे लगता है डायरेक्टर जो बोलेगा, काम मिलेगा, हम उसको ईमानदारी से करेंगे। जहाँ हमारा मन कहेगा कि भाई हम इसको कर सकते हैं, दिल से अंदर से आवाज़ होगी, हम करेंगे। करते रहे हमेशा। अच्छा, आप तो अब इतने टैलेंटेड और आप एक अच्छी, मतलब अच्छे लेवल पे हो आप, तो आपको भी मतलब एज ए डायरेक्टर को किसी को पेड करना या कुछ ऐसा कुछ भी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। या टैलेंट के उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्ट किया जाता है? टैलेंट के बेस पे ही सिलेक्शन होता है। आज तक जितने भी बड़े कलाकार हैं, सारे कास्टिंग डायरेक्टर के ज़रिए ही आगे पहुँचे हैं, है ना। और बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो टैलेंट को ही बूस्ट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं और उस तक पहुँचाते हैं, मेकर्स तक, प्रोड्यूसर्स तक, डायरेक्टर तक, तभी चुनाव हो पाता है। आपने कितने ऑडिशन दिए? मैंने दिल्ली में तो कम से कम 500 से आसपास ऑडिशन दे दिए थे शुरू में। 400 में से 480 के आसपास तो मैं फेक ऑडिशन दे रहा था। फेक ऑडिशन? फेक, जिसमें मैं रोज ही सिलेक्ट हो जाता था ऑडिशन देते ही। अच्छा। घर नहीं पहुंचता था, फ़ोन आ जाता था, अब सिलेक्ट हो गए। फिर बोलते थे आर्टिस्ट कार्ड है, तो मैंने कहा नहीं, तो फेक था। और 20 ऑडिशन जो रियल होते थे उसमें मेरा सिलेक्शन बहुत कम ही हो पाया। अच्छा, ये आर्टिस्ट कार्ड क्या होता है? आर्टिस्ट कार्ड जैसे एक लाइसेंस आप रखते हो गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। अगर पुलिस पकड़ ले तो दिखा दो, नहीं अगर नहीं है तो फिर आपसे चालान लेगी। तो ऐसे एक वो है, एक कमेटी बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट कार्ड होना चाहिए। अगर वहाँ की यूनियन आ जाए तो आप दिखा सको भाई मेरे पास ये परमिशन है, बस तो इतना ये ही काम चीज़ें आज भी हो रही है? हाँ, आज भी होती हैं। आर्टिस्ट कार्ड ज़रूरी है, सिंटा है, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो ये काम करती हैं कि आप उनसे एक ले लो कार्ड, और आपको मुंबई में कोई पैसा ना दे या किसी प्रकार की हेल्प होगी तो वो करेंगे, ऐसा कह के फिर वो कार्ड देते हैं लोगों को। तो ये तो अच्छी बात होगी एक तरीके हाँ, अच्छी बात है, सबके पास है, कुछ लोगों के पास नहीं भी है, उनमें से मैं भी हूँ। जितना हमें पता है कि आपकी अभी शादी नहीं हुई, अनमैरिड हो, तो आपको कभी लव हुआ हो, किसी से प्यार हुआ हो इंडस्ट्री में, या आप करना नहीं चाहते, कि उसके पीछे का रीज़न क्या है? नहीं, रीज़न कुछ नहीं है। जब कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो शादी भी हो जाएगी, और शादी जब होगी तो लव भी हो जाएगा। हमें तो यही लग रहा था आप सलमान खान बनना चाह रहे हो, शायद उनके कदम पे चल रहे हो। नहीं, सलमान खान बनूं, उनका मतलब उनके उस पर वो करूं, लेकिन शादी भी करनी है क्योंकि कोई नहीं चाहते कि शादी ना हो, है ना। सब चाहते हैं शादी हो, लेकिन सब आज के टाइम इसलिए डरते हैं कि शादियां टिक ही नहीं रही है ना। शादी टिक नहीं रही, रिलेशन टिक नहीं रहे, तो उस चीज़ों से थोड़ा सा जो मर्द वाली जो कौम है वो थोड़ा डरने लगी है। बिल्कुल सही। अब तो देखती रहे माहौल कैसा चल रहा है कि शादी हुई नहीं, टूटता पहले रिश्ता। बिल्कुल। कोर्ट में जाते हैं और तुरंत कहते हैं तलाक के कागज़ रेडी करो। तो इस चक्कर में मर्द जात जो है ना वो थोड़ी सी सहम सी गई है कि हम शादी करें तो किससे करें, रिश्ता पक्का वाला मिल ही नहीं रहा। आज के टाइम में ये धंधा बना लिया लोगों ने, क्योंकि कमाना तो बस की है नहीं उनके, तो इस थ्रू से वो फंसा के और शादी वादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, और उसके बाद वही आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि प्रेम वो होता है जो हर एक
माहौल में एक जैसा ही रहे, किसी भी बिल्कुल। प्रकार का कोई भी दिक्कत। तो प्रेम तो यही कहते थे, अब तो लोग प्रेम ऐसे बोलते हैं लव हो गया। अब जी हमारा तो रिलेशन चल रहा है, और रिलेशन चल रहा है, रिलेशन टूट भी जाता है बड़ी जल्दी। और मुझे लगता है जो लड़की प्यार करने वाली होगी वो हर हालत में आपके साथ रहेगी, हर तरफ आपका सपोर्ट करेगी। बिल्कुल सपोर्ट और जो प्यार नहीं करने वाली होगी, आप उसको उसका वो चीज़ करके दिखा दो जो उसे पसंद ना हो, वो तुरंत कह देगी मैं छोड़ रही हूँ जी। और ऐसी लड़कियों को छोड़ना बड़ा आसान है। ऐसे रिश्ते में जहाँ पर एक तरफ से प्यार है, एक तरफ से प्यार नहीं है, तो जो प्यार करता है अगर उसको छोड़ना पड़े सामने वाले को या सामने वाली को, तो बस वो उसके नापसंद चीज़ कर दे, बस वो सामने वाली या सामने वाला तुरंत उस रिश्ते में से बैक कर जाएगा अपने आप को। तो ये रिश्ता है आज के टाइम, रिश्ता आज डीलिंग पे टिक गया है। बिल्कुल। जितने भी रिश्ते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया। कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया है। ऐसा होगा तो शादी होगी, ऐसा होगा तो हम शादी करके ऐसे रहेंगे, शादी हो जाएगी तो हम ऐसे, शर्तों पे थोड़ा ना, आपको ने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना बनाया है। कॉन्ट्रैक्ट तो हम मिस्त्री से घर भी बनवाते हैं ना, तो हम बहुत स्केच करते हैं, ऐसे ऐसे बनेगा, बनता वो अपने अकॉर्डिंग ही है जब बनाने लगते हैं, तो है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी तलाश चालू है, और तलाश ऐसा नहीं कि मैंने तलाश नहीं की, मेरा रिलेशन भी रहा, लेकिन समझ वाली बात है। प्रेम हो जो एक दूसरे को समझ जाएं, और जहां एक दूसरे को समझ गए, सबसे प्यारा रिश्ता वही है कि ये इसको पसंद है, ये नहीं करना, इसको पसंद है, ये नहीं करना। जहां ये समझ आ गई, प्यार वहां मुकम्मल हो जाता है, बिल्कुल। कामयाब हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, एक कलाकार के पीछे उनका फैमिली का सपोर्ट कितना ज़रूरी है, और आपके लिए कितना कुछ किया है फैमिली ने, नहीं किया, क्या है उसका सपोर्ट की बात करें तो देखो, कलाकार जितने ज़्यादा मैंने सुने कहानी किस्से कि कलाकार को बहुत कम सपोर्ट मिला, क्योंकि ये लाइन ऐसी है कि इसमें माँ बाप ये नहीं कहते कि जाओ हम करते, अब करने लगे। एक वक्त था कि माँ बाप तो इसमें जाने को ही नहीं बोलते थे, कहते थे कि ये भांड वाला काम है, इसमें क्या जीवन है। और अभी भी इसमें कोई फिक्स तो है ही नहीं देखा जाए, लेकिन अब थोड़ा सा लोग जागरूक हो चुके हैं पेरेंट्स की, वो थोड़ा बहुत कहते हैं कि चलो बच्चे को एक्टिंग करनी है, सिंगिंग करनी है, राइटिंग करनी है, फ्यूचर है तो फ्यूचर है तो कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी माँ बाप इनसिक्योर हैं कि इसमें कुछ पक्का ही नहीं है ना। कभी आप बहुत पैसे कमा रहे हो, कभी आप कुछ नहीं कमा रहे, कभी आप इतने बिजी हो कि घर तक नहीं आप जा पा रहे हो, कभी ऐसे हो कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे हो। तो ये इस चीज़ में तो है ही, कलाकार की जो ज़िंदगी है वो बड़ी टफ लाइन है। मुझे लगता है कि जॉब वाली जो लाइफ है ना 9 से 6 वाली, वो बहुत बेटर है, या कोई जो भी और भी धरती पे जितने भी काम हैं, कलाकार होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारी इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स की जो मैं कहूँगा लटें हैं, वो ऐसी लिपटी पड़ी हैं कि आपको उसके बावजूद भी आपको हंसना है, काम भी करना है, और जीवन भी चलाना है, और मेहनत भी करते रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब एक कलाकार बनने से पहले आप सोच लो कि आपके पास इतनी सारी तकलीफ़ों की जाल होगी जिसमें से आपको पार करना है। बिल्कुल सही। तो इसलिए मैंने इस पर एक छोटी सी कविता लिखी थी, क्योंकि मैंने बड़े ही संघर्ष करते करते, छोटे छोटे कदम करते करते आज जो भी काम कर रहा हूँ आप सबके सामने यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस पर ऐसे ही मन में कविता आ गई, लिख दिया। कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कुछ करने की चाह हमें अंगारों पर भी दौड़ाती है, कई बार खाना होने के बाद भूखे पेट सुलाती है। ये चिंता है जनाब चिता जलाती है, ये चिंता है जनाब चिता जलाती है, कई बार ऊपर उठाकर नीचे भी गिराती है। इसीलिए कहता हूँ सुनो आप सबसे जो यूथ है, इसीलिए कहता हूँ ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो, ईमानदारी की छाँव में मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर शोर मचाती है, एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर शोर मचाती है। तो ईमानदारी की छाँव में जब आप मेहनत करते रहोगे, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, आप उसको फेस करते जाओगे, करते 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 एक दिन आप उस मंजिल पे पहुंच जाओगे और आपको लगेगा जो जितनी दूर थी तो मेरे सामने है। बिल्कुल सही बात है। ये आपने जो लाइन आपने सुनाई है और जो आपने लिखी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी है। थैंक यू। अच्छा, सोशल मीडिया पे जो ये आजकल कोई भी किसी का भी ले लो जो वीडियो बना रहे हैं और वो फेमस हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते, और आप एक थिएटर एक्टर होने के बाद, और तो आपका और उनमें क्या कंपैरिजन है कि एक रियल टैलेंट और एक जो आज से वीडियो बनानी स्टार्ट करी और कल वो फेमस हो गया, तो एक उसका नहीं, जैसा माहौल चल रहा है सबका अपना टैलेंट है। पत्थर बजाने वाला, चाय बेचने वाला, और मैं कहूँ कि कमर हिलाने वाली को लोग लाखों रुपए दे रहे हैं। बिल्कुल। एक अच्छा टैलेंट, एक अच्छा कलाकार जिसने बहुत सारी तकलीफ़ों के साथ थिएटर करके, है ना, और मुंबई पहुंचा,
10 बाई 10 में 4-4 बंदे रहने वाले जो कलाकार हैं, आज 2-2 हज़ार 15-1500 रुपये में आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 3-3 हज़ार पर डे पर। तो ये तो सब किस्मत भी कह सकते हैं, और कुछ मेकर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से भी ये चीज़ें मुझे लगता नहीं होनी चाहिए कि आप रेट बढ़ाओ। जैसे आप जो काम थोड़े ले रहे हो जैसे से आप। सोशल मीडिया पे जो लोग हिट हैं, जिन पे पैसा है उन्हीं को आप पैसा दे रहे हो, जिनके पास ऑलरेडी चीज़ें मिल गई हो, ये भी पता है कि वो बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, वो बस ठीक है, आप सोशल मीडिया है तो वायरल होगी ना चीज़ें, इंटरनेट ही तो है। किसी ने उठा के तो क्या, रियल फॉलोवर्स तो वो होते थे शाहरुख सलमान के टाइम के, अमिताभ बच्चन जी के टाइम, है ना, असली फॉलोवर्स वो। उस फॉलोवर्स को देख के जब कास्टिंग होती थी तो लगता था भाई टैलेंट को देखकर कास्टिंग हो रही है, ऑडियंस उनके पीछे है। लेकिन आज फॉलोवर्स काउंटिंग में ऐसे इंस्टा पे देखते हैं, अरे 3 लाख फॉलोवर, अरे इसको 15,000 पर डे दे दे, अरे टैलेंट छोड़ना, इसको 15,000 पर डे दे, अच्छा इसके तो 3,000 हैं सर, ये NSD पास आउट है, अरे छोड़ो 3,000 में इसको डन करवाओ। तो ये चीज़ें थोड़ा मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है टैलेंट के बेस पे आप पैसे दो, ना कि फॉलोवर के बेस पे पैसे दो, ना कि आपकी पॉपुलरिटी में तो वो पत्थर बजाने वाला भी टैलेंट हो गया। ऐसे तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, धरती पे हर बंदा टैलेंटेड है, कोई ताली बजाने में भी टैलेंट दिखा सकता है अपना, है ना। जो चाय बेचने वाले हैं उनको भी मतलब लोगों ने हिट कर रखा है। तो फिर ये या तो ये है कि या तो ऑडियंस ऐसी है, और या तो फिर किस्मत उनकी अच्छी है। बिल्कुल तो यही हो सकता है, एक रियल टैलेंट को पहचाना नहीं जा रहा कहीं ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि कलाकार को अच्छे से मौका मिलना चाहिए और उनको अच्छा पर डे देना चाहिए इंडस्ट्री में, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि जो अमाउंट आज एक एक्टर को मिल रहा है वो अमाउंट आज से 15 साल पहले भी उतना ही मिलता था, उतना ही और महंगाई कहाँ चली गई, है ना। तो वही चीज़, जैसे कि हर क्षेत्र में पैसा मेकर्स लगाते हैं, कोई भी क्षेत्र आप देख लो, क्रिकेट की दुनिया देख लो आप, वहाँ पे पैसे लगाए जाते हैं, तो पैसे लगाने के बाद वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, उनको वो चीज़ दी जाती है। तो जिस पे पैसा है उसी को आप पैसा दे रहे हो, जिस पे नहीं है उसको पैसा देना चाहिए, ताकि वो भी एक अच्छे चीज़ों को सेट कर सके, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, अपनी प्रॉब्लम्स को जो इतनी दिन से मेहनत कर रहा था वहाँ तक पहुँच सके वो कामयाबी तक। अच्छा, इस लाइन में जब हम जाते हैं तो इसमें सुना है जैसा कि हमें कि कॉम्प्रो करना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्टर हो या कि मतलब इसी फील्ड के जितने भी जो है उनके साथ, तो वो ऐसा सच है या क्या आपके साथ कभी हुआ हो ऐसा? नहीं, मैं तो काला हूँ तो बच गया, मुझे तो भगवान ने काला किया है, तो मैं इस चीज़ से गुजरा नहीं, क्योंकि अब आपसे मैं तो चॉकलेटी बॉय भी नहीं कह सकता अपने आप को, मैं तो डार्क चॉकलेट हो गया ना। डार्क चॉकलेट बॉय को कोई पसंद नहीं करता। हाँ, चॉकलेटी बॉय की बात एक अलग है। अच्छा हुआ मैं स्मार्ट नहीं हूँ, काला हूँ, राइट, नहीं तो किसी का लाला होता है। Just fun। यस, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा है, लेकिन ये अभी भी शायद होता है नहीं, बट ऐसा है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैंने कहा ना, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, और जहाँ बुराई वहाँ अच्छाई है। बिल्कुल सही। तो हमारी इंडस्ट्री से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो सब कुछ बता के होता है, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपके साथ इतने घंटे काम किया जाएगा, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, तो सब क्लियर है। इंडस्ट्री से ज़्यादा क्लियर मुंबई में अभी तक मुझे लगता है कुछ नहीं है। जैसे जो लड़कियाँ नाम लगा देती है कास्टिंग काउच का, कुछ भी कास्टिंग काउच नहीं है। लड़कियों को थोड़ी ना ज़बरदस्ती वो लेकर आते हैं कि चलो एक्ट्रेस बनो। आपके पास एक काम आया, उन्होंने अपनी शर्त रखी, आपको करना है तो वेलकम है, नहीं करना है तो आपके लिए गेट सामने दूसरा कोई तैयार है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे लोग लगा देती हैं कि भैया वो तो कास्टिंग काउच है, मुझे गुजरना पड़ा। तो ज़बरदस्ती थोड़ी ना कोई आपको रेल की पटरी पे चढ़ा दिया कि अब आपके पीछे रेल दौड़ा दी, अब दौड़ो, आपका मन है तो आप जाओ। तो ये तो हर एक क्षेत्र में है, हर एक लाइन में है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, जॉब वाले उसमें चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, कंपनीज़ में चले जाओ, हर सीनियर आदमी जो है वो फीमेल पे नज़र रखता है। फीमेल की मर्जी होती है तो उनके साथ उनका टाका फिट हो जाता है ना। तो ये इंडस्ट्री दिखती है तो इसको लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, और इंडस्ट्री की चीज़ें तो हमारे सामने आती नहीं है। बिल्कुल सही, तो यही वाली बात है। अच्छा, आजकल मैंने एक और इंटरेस्ट देखा है आपका, आप मोदी जी बनने के लिए तैयार रहते हो। ये नहीं, अरे क्या मोदी क्या रीजन? अभी मत बोलो, अभी मोदी जी अगर मैं बनने को बोलूँगा मेरे मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। ऐसा नहीं, उनकी इज्जत बहुत करते हैं, क्योंकि फिर कैसे ही घुसेड़ेंगे इनको। मोदी जी ऐसे कहीं नहीं जा सकते ना मोहल्ले में, उनको तो स्वागत करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो ये आज के टाइम में जो माहौल चल रहा है, वार हो रही है, तो मोदी जी से तो डरते हैं ना, ताकि हम लोग सेफ हैं। मोदी जी हैं तो हम लोग सेफ हैं, नहीं तो आज थोड़ा ना बैठे होते पॉडकास्ट कर रहे। बिल्कुल सही बात है।
तो मतलब आपका एक इंटरेस्ट मैंने देखा कि आप सच में मोदी जी बनते हो कि वो उसका नहीं, जैसे मोदी आप- जी बनता नहीं हूँ। मोदी जी की कुछ कह सकते हैं कुछ एनर्जी, यानी कुछ उनके जो वॉइस की जो एनर्जी है वो मेरे अंदर आ जाती है। तो मैं मंच पे जब जाता हूँ तो मैं मोदी जी की वॉइस को निकालने की अच्छा, कोशिश मिमिक्री करता कर देते हो। हूँ, मिमिक्री करता हूँ, और ऑडियंस को अच्छा लगता है तो वो ताली बजा देती है। तो थोड़ा करके सुनाओ ना कुछ। पैसे लगेंगे। कोई नहीं, ये कट कर देना, हम बाद में पैसे दे देंगे। हाँ ठीक है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं एक ऐसी बैठक में आया हूं जिनको गोला की बैठक बोलते हैं। हालांकि बैठने का समय नहीं है मेरे पास, घर घर में सिलेंडर खाली हैं, मुझे उन्हें भरना है। और इस बार ऐसा भरना है कि चूल्हा घर में चलता रहे। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजे आ गए। अच्छा, तेनाली रामा में तो आपको मनी के रोल में सबने देखा है जी। तो उसके अलावा आपने मूवियाँ भी की है, मेरे को जितना पता है तो आपने काफ़ी मूवीज भी की हैं, तो उसका तो किसी को पता ही नहीं, तो हाँ। आप थोड़ा उनके बारे में बताओ कि आप कौन कौन सी मूवी। एक आर्ट फिल्म की है माँ साहब, उसके कुछ सीन बड़े हिट हुए थे। माँ साहब लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं, मतलब गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे भी है, मैक्स पे भी है। और त्राही माम मूवी की है, इंस्पेक्टर अविनाश वेब सीरीज किया है, और एक मूवी और की है छोटे उस्ताद। तो अभी तक ये फिल्में की हैं, लेकिन अब हमारी प्यारी सी ऑडियंस आपके ज़रिए बहुत सारा प्यार देगी, आशीर्वाद देगी, तो हम बड़ी बड़ी फिल्मों में भी आएंगे और बड़े बड़े सीरियल में आएंगे। मेरा अगला टारगेट यही है कि मैं ऑडियंस के बीच डार्क एक्टिंग लेके पहुंचूं। अरे वाह। जैसे डार्क पैदा हुआ हूं तो डार्क एक्टिंग करता हुआ भी नजर आऊं, मतलब विदाउट कॉमेडी। इसीलिए मेरा अपकमिंग थोड़ा जो शो serious। है, सीरियस अपकमिंग जो शो है डीडी यानी दूरदर्शन, जो अब बहुत नज़दीक होता जा रहा है लोगों के, क्योंकि अच्छे बजट पे शोज बन रहे हैं। एक नया शो आने वाला है अपकमिंग, उसका नाम है अजी सुनते हो। थोड़ा कॉमिक शो है, लेकिन उसमें मेरा किरदार मामा का है। शकुनी मामा नहीं, शक्की मामा। शक्की मामा। शक्की मामा जो सीरियस हो गया ये तो। सीरियस हो गया वो, मतलब कॉमिक वैसे सिचुएशन कॉमिक है, लेकिन वो अपनी भांजी पे नज़र रखता है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो वो 10 ग्राम की बात को अपनी दीदी और जीजा से 5 किलो बना के पेश करता है। तो वो कला है बंटी मामा। तो एक बड़े अच्छी जो कास्ट है उनके साथ मैं ये शूट कर रहा हूँ, उसमें तमाम बड़े किरदार, बड़े कलाकार हैं और उनके साथ ही किरदार प्ले कर रहा हूँ। तो बहुत जल्दी वो दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, हम ज़रूर उसको देखेंगे और हम बड़ी खुशी होगी आपको एक नए रोल में देखने। नए रोल में, उसमें मैं बिल्कुल मूछ नहीं है, बाकी सारा सेम है। मूछ तो मैं अभी फ़िलहाल ये नया लुक दे दिया ऑडियंस को, और कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर को जो मुझे देख लें, मैं उनसे कहता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरा बड़े अलग अलग गेटअप आते हैं, आप मेरे को एक ही उसमें माप लेते हैं, क्योंकि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर ना एक ही नज़र में रखते हैं कि हाँ बस ये ऐसा। तो लेकिन यही रोल मेरे कर बड़े सकते हैं। अलग अलग किरदार हैं, मैं आपको कुछ फोटोज भेज दूंगा, लगा देना। अलग अलग किरदारों में मेरा अलग अलग लुक हो जाती है। तो बिल्कुल जिस सही दिन मुझे मेकर्स मौका देने लगेंगे तो मेकर्स को बहुत अच्छा लगने लगेगा मेरा काम देखकर, क्योंकि अलग लुक, अलग वैरायटी, अलग एक्टिंग। बिल्कुल सही बात है। नहीं, वाकई में मैंने देखा है आपने अलग अलग टाइप के रोल किए हैं। तो जैसे भाभी जी घर पर है, उसमें भी आपके अलग अलग किरदार थे। हप्पू की उल्टन पुल्टन में, दहलीज में भी, तो सब में एक ही तो नहीं थे, सब में अलग सब में अलग अलग रहा है, different लेकिन थे। वो बस ऑडियंस के बीच पहुंचा है, लेकिन मेकर्स तक और अच्छे से पहुंच जाए ताकि उनके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो मेरे लिए बहुत सारे गेट खुल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों में नजर एक आएंगे। हीरो का भी रोल किया था आपने। हाँ, हीरो तू मेरा हीरो एक सीरियल था, पहला मेरा सीरियल स्टार प्लस पे आया था, तू मेरा हीरो तू वाला, मेरा हीरो जिसमें मैं हीरो का किरदार प्ले किया, और उसमें बहुत ही बेहतरीन कलाकार सर के साथ काम किया। सर इसलिए लगा रहा हूँ, सीनियर हैं अखिलेंद्र मिश्रा जी। जब आप इस लाइन में आए तो आपके फ्रेंड सर्कल जो भी था, तो उन्होंने आपका मजाक उड़ाया होगा या सपोर्ट किया उन्होंने? नहीं, सपोर्ट करने वाला तो कोई नहीं था, क्योंकि अगर बताता तो मजाक का एक पात्र बनता, और बताता तो था ही नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता था कब कहाँ कैसे क्या होगा। लेकिन जब पता चलता भी था लोगों को तो लोग मजाक बनाते थे, हंसते हैं, और पीछे से वो तो सबके साथ होता है, बहुत सारे कलाकारों के साथ हुआ है, तो मैं भी उसमें में से एक हूँ। अच्छा, जो नए एक्टर हैं जो इनिशियल स्टेज पे अभी है, जो थिएटर कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मंथली इनकम तो फिक्स होती ही नहीं है, तो वो अपना सर्वाइव कैसे करते हैं मतलब?
अब सर्वाइव एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना, है ना, क्योंकि अगर किसी की फैमिली का जो बैकग्राउंड है मजबूत है तो वहाँ से मंगा लेता है, कोई है कि कभी फ्रेंड से लेता है, कभी इधर से लेता है, ऐसे करके वो इस इंतज़ार में रहता है कि काम आएगा तो मैं इसको वापस दे दूंगा या मैं घर वालों को रिटर्न कर दूंगा। तो कईयों के भाग्य जोर मारते हैं, चीज़ें हो जाती हैं, कईयों को लगे हैं, मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में कोई इनकम नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है टेंशन, टेंशन और टेंशन। कलाकार के जीवन में टेंशन चारों तरफ से है और उसी टेंशन में लोगों को एंटरटेन भी करना है, बिल्कुल अपने आप को सरवाइव भी करना है ना, और सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है। कुछ ऐसे एक्टर्स भी हैं जो मतलब जिनकी कई बार न्यूज़ भी आती है डिप्रेशन में चले गए और जिनको काम नहीं मिल रहा। हाँ, तो एक्टर तो सबसे ज़्यादा कलाकार डिप्रेशन में ही जाता है, घर बहुत कम लोग जाते हैं, डिप्रेशन में हम लोग ज़्यादा जाते हैं। लोग तो घूमने जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, कोई बम्बई से कोई विदेश जाता है, लेकिन ज़्यादातर कलाकार टेंशन में ही जाता है, डिप्रेशन में ही जाता है। तो आप उससे रिकवर कैसे करते हो? रिकवर करने का कोई ऐसा अभी तक तो मंत्र नहीं है, यही है ऊपर वाले शक्तियाँ देते हैं कि मैनेज करते हैं, कुछ ना कुछ काम दे देते हैं जिससे मनोबल मजबूत करते हैं। कुछ काम मिल जाए, थोड़े दो पैसे आ जाए तो उससे आपका रिकवरी हो जाती है। बिल्कुल इस तरह का ही है। मैं मानता हूँ कि मतलब लोग कलाकारों को मानते नहीं हैं, कलाकार के उसमें कितनी मेहनत है। लोग भांड तो बोल देते हैं, बड़ा आसान है, अरे भांड वाला काम कर रहा है, अरे ये तो ये कर रहा है, अरे नाच गाने का काम है, भाई तुम आके कर लो, सबसे क्यों नहीं होता है ना। तो बोलना बड़ा आसान है, जब करने बैठो विदाउट किसी लालच के, और मैं ये बोलता हूँ आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, किसी ने नहीं बोला होगा, कलाकार से अच्छी चीज़ है ही नहीं इस धरती पे। बिल्कुल सही। कलाकार का कोई जात नहीं होता, वो किसी भी जात के साथ मैनेज करता है, वो कोई भी जात का धर्म अपना लेता है, कोई भी चीज़ अपना लेता है और उसके अंदर होती ही नहीं। और कलाकार के जितना अच्छा इंसान ही इस धरती पे नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्या चाहेगा, मेरे यहाँ मरीज आए। शमशान वाला बंदा क्या चाहेगा, मेरे यहाँ लाश आए। राइट। राशन वाला क्या सोचेगा, राशन खत्म हो तो मेरा राशन लेने मेरे कस्टमर आए। टेलर चाहता है कि मेरे पास लोग कपड़े सिलवाने आए, है ना। सब्जी वाला चाहेगा सब्जी खत्म हो जाए तो मेरे से सब्जी लेने आए। मतलब हर एक क्षेत्र, मुझे जहाँ तक याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हर एक क्षेत्र में हर आदमी अपना स्वार्थ ढूंढता है, किसी को वो चीज़ माइनस करके, उसका नुकसान सोच के, वो चीज़ माइनस पॉइंट पे, नेगेटिव सोच के, है ना। एक कलाकार ही इतना पॉजिटिव होता है, कोई भी कलाकार हो, एक्टर हो, कॉमेडियन हो, एंकर हो, सिंगर हो, उसके घर में गाना बजाना जब होगा जब खुशियाँ आएंगी, उसके पास पैसा जब होगा तब वो पिक्चर बनाएगा, सीरियल बनाएगा, है ना। उसके घर में कोई अच्छा फंक्शन हो तो मुझे बुलाया जाएगा एंकरिंग के लिए। तो एक कलाकार हमेशा अच्छा सोचता है कि प्रोड्यूसर के पास पैसा होगा तो खुशी से अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाएगा, है ना। तो एक कलाकार बहुत ज़्यादा ईमानदारी से, अच्छे भावना से लोगों का भला चाहता है कि सब कुछ अच्छा रहेगा, तब हम लोगों को याद किया जाए। बिल्कुल सही बात है ना। तो एक कलाकार मेरे नज़र में बहुत बड़ी चीज़ है और भगवान उसे धरती पे लोगों का दुख हरने के लिए भी है। लेकिन कलाकार का दुख कोई नहीं हरता है, और थोड़ा बहुत जो हर लेते हैं वो माई बाप होते हैं, प्रोड्यूसर, चैनल, कास्टिंग डायरेक्टर। तो ये मेरा दुख हर लो भाई, जल्दी से बड़ा रोल दो। कब दोगे? मुंबई में काले बाल लेके गया था, बाल सफ़ेद करने की उम्र आ गई है, बताओ क्या किया था। क्या कह रहे, गया जब तो मेरे बाल ही उड़ा दिए सारे। हाँ, कहना नहीं चाहिए, वही वाली बात हो गई कि मैं मुंबई गया था गोगल्स लगा के, और अब ग्लासेस लगाने की उम्र हो रही है मेरी। सही बात है। कितनी चिंता वाली बात है ना। बिल्कुल है। बच्चा बन के गया था, अब बाप बनने की एक्टिंग करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मूछ रखवा दिया मेरे फ्रेंड जयदेव जी ने, मूछ रख लो। मैंने कहा क्यों, अच्छा लगूंगा? बोला नहीं, अब बाप लगोगे। जवानी के तो रोल मिले नहीं, तो अब मिड वाले रोल करो। मैंने कहा भाई मूछ रखने, बोलो दाढ़ी रख लो, बाबा ही बन जाओ। तो अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो बहुत कुछ होना है। और ना मैं रियल में भी मतलब
चीज़ें देख नहीं पा रहा हूँ, रियल में चीज़ें देखनी चाहिए ना, रियल में बहुत सारी चीज़ें, तो वो करना है मुझे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने कवि सम्मेलन किए थे तो उसमें आपने बड़ी अच्छे अच्छे डायलॉग्स बोले थे और मतलब बड़ा अच्छा था आपका वो एक फनी कविता शो था। वो एक रीजनल चैनल के लिए था। जब मैं मुंबई नहीं पहुंचा था, मेरे लिए फरीदाबाद से लोकल चैनल जो नियर अबाउट होते थे, नोएडा, दिल्ली, तो उन्हीं में से एक चैनल में मिला था। तो हम बहुत फ़नी तरीके से कविताएं करते थे, लेकिन कविता करते करते कुछ रियल कविता भी हम लिखने लग गए। और उसमें से एक कविता मैं और जाते जाते सुनाना चाहूँगा। और ये उस चीज़ पर है कि लोग कब आपके काम आते हैं और कब आपके काम नहीं आते हैं, और काम आते ही नहीं हैं, दिखावा कुछ और, सामने कुछ और। तो उसी पर एक कविता दिल से मैंने लिख दी थी। दिल से तो नहीं, मैंने कलम से ही लिखा था। और कलम से नहीं, मैंने शायद फ़ोन पे लिखा था। फ़ोन से नहीं, मैंने दिल से ही लिखा था, आवाज़ रिकॉर्ड करके। राइट, सुना दे दो। सुना भी देता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम के समय कोई काम नहीं आता, सिर्फ एक कविता काम आती है। हवाओं का रुख भी बदल जाता है, हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। बिल्कुल। हवाओं का रुख भी बदल जाता है जब मुसीबत का दौर आता है। रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रिश्तों का रंग चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज़रूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है, ज़रूरत पड़ने पर वो भी उतर जाता है। और ये फैक्ट है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो सब रिश्ते धुल जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। चाहे वो भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता आप ले लो, दोस्ती का हो। तो ये दिल से निकल गई तो लिखा है, और ये सब है। बिल्कुल सच है, ये फैक्ट अभी है। कोई सिलेंडर नहीं दे रहा किसी को, रिश्तेदार सिलेंडर नहीं दे रहे हैं, घर में 3-3 सिलेंडर छुपा के बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं दे रहे हैं। कह रहे खाली है, खाली रखा पड़ा है। हमने भी बुक करा रखा है, हमने भी बुक करा रखा है, मिलेगा। और पीछे से बेटा लेके आ गया। देखो ये तो अपने अपनी सोच है, समझ है। नहीं, मैं तो लकड़ी दे देता हूँ। नहीं, वैसे नहीं हो भाई, ये गलत सोच रहे हैं। लकड़ी दे देता हूँ, लकड़ी मतलब जलाने के लिए दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पे खुद भी सिलेंडर नहीं है अभी फिलहाल। क्योंकि मेरे बिल्डिंग में जो मैंने घर लिया है मुंबई में, उसमें वो पाइपलाइन है। वो बात अलग, गैस नहीं आ रही उसके अंदर, फिर मैं लकड़ी फिर भी दे देता हूँ, क्योंकि क्यों नहीं आ रही गैस। उम्मीद है आने की। देखते हैं। अभी तो मैं घुसूँ तो घर में, अभी तो मैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेके जा रहा हूँ मुंबई, अपने घर की ओपनिंग करने। मुंबई में घर होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। जैसे मर्जी हो। बस ऊपर वाले EMI जल्दी जल्दी से मेरी 1 साल में ख़त्म करवा दें। बिल्कुल। क्या है कि 20 साल की EMI है, और जब मैं EMI दूंगा तो फिर मुझे अपनी दवाइयों की EMI चालू करनी पड़ेगी। एज नहीं बचेगी, तो गुरु जी की कृपा से जल्दी जल्दी EMI पूरी हो जाए। क्या है कि मुझे एक पंडित ने बताया कि तुम्हारे घर के नीचे धन है। अच्छा। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार अब घर के नीचे धन है, तो मैंने ढूंढा तो बोला नहीं है धन। मैंने कहा, उसने कहा है। मैंने नीचे देखा तो नीचे घर के बैंक था। तो मैंने कहा मेरा मैंने कहा घर ही तोड़ के दोबारा से खुदाई चालू करानी पड़ेगी। तो जब पंडित ने बोला तुम्हारे घर के नीचे धन है, तो बहुत दिन बाद जाके समझ आया, अच्छा वो इसलिए बोला था बैंक है मेरे घर के नीचे। फिर कुछ करो, फिर उसके लिए कुछ नहीं, कुछ क्या करो, अब तो सर बैंक ने खुद ही कर दिया इतना सारा घोटाला। मेरे करने से पहले उन्होंने FD गायब कर दी। FD गायब कर दी, EMI बना दी। नहीं तो मेरी 20 साल की EMI नहीं चलती, यूँ चुटकी में मैं EMI कंप्लीट कर देता। लेकिन उस पंडित की बात सही थी कि घर के नीचे धन है। आप लोग ध्यान से सुनिए, आपके घर के नीचे धन है, ध्यान से देखिए, कोई बैंक तो नहीं है। ये अच्छा हो गया। अच्छा, हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक बिल्कुल। ऐसे ही नॉर्मली हम रखते हैं, सभी के साथ रखते हैं, तो आपके साथ भी एक कर लेते हैं। हाँ, रख लो। आप कहाँ रखोगे? यहाँ पे कहाँ रखोगे सवाल? नहीं, आपके सामने रखिए। अच्छा, मेरे सामने रखोगे, रखिए। अच्छा, आपको बड़ा रोल या छोटा रोल? बड़ा और बड़ा। कैमरा या स्टेज? कैमरा स्टेज दोनों। पैसा या पहचान? पहचान पैसा दोनों। आप अपने किरदार से कैसे मोटिवेट करना चाहते हो सभी? कहानियों के माध्यम से, कला के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से, मंच पे जितने प्रकार की कला होती है उसके माध्यम से, यहाँ तक कि स्टेडियम क्रिकेट में भी जाकर वहाँ पे भी लोगों को एंटरटेन करने की इच्छा है मेरी। ऑडिशन कितना ज़रूरी है इस लाइन में? मुझे लगता है कि जब एक कलाकार काफ़ी हद तक काम कर ले और उसकी प्रोफाइल गूगल पर आ जाए और उसका काम दिख जाए, तो उसको ऑडिशन नहीं देना चाहिए। सिर्फ लुक टेस्ट करो और काम दो।
तो आज का पॉडकास्ट बड़ा ही मज़ेदार था, बड़ा ही हंसी मजाक वाला, और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो सोहित सोनी जी ने बहुत सारी ढेरों सारी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं हमें, और इन्होंने हमें ऑफ कैमरे में ये भी बोला था, जब आप अपने पॉडकास्ट की एंडिंग करो तो इसको, और जब इसको एडिट करो तो बड़ा सजा देना। तो सजाने का मतलब तो ऐसे बोले जैसे इसमें हम सनी लियोन की फ़ोटो लगा दें इनके बगल में। नहीं, सजाने का मतलब ये है कि अच्छाई दिखाना, सच्चाई दिखाना। आवाज़ कहीं और से निकल रही हो, फोटो कहीं और चल रही हो, वीडियो कहीं और हो रहा हो, तो वो नहीं, वो मैच करना उसको। क्योंकि धरती पे जब चीज़ सच के निकलती है तो उसी की लोग इज्जत करते हैं। बिल्कुल सही। अभी कहते हैं ना, वो आज ही मैं एक रील पे वीडियो देख रहा था कि एक बहुत बड़े जो म्यूजिशियन थे, जब वो जहाँ पे इवेंट कर रहे थे वहाँ पे उनकी कितने लाखों की एक टिकट थी और उनके लिए एक पिन ड्रॉप साइलेंट होकर सुन रहे थे। लेकिन वही वो स्टेशन पे गए और वहाँ बजाया तो ना उस पियानो की कदर हुई, ना उनकी कदर हुई। तो जगह जगह का फ़र्क पड़ता है, माहौल का फ़र्क पड़ता है। तो आपके पास अगर मैंने जो चीज़ें दी हैं उसको अच्छे से परोसा जाए, दिखाया जाए, अच्छे से एडिट किया जाए, खर्चा किया जाए, गोला का जो ये बैठक है तभी ये गोल आकार में दुनिया में घूम के जाएगा लोग। और ये याद रखना, आपके घर के नीचे धन हो सकता है। बिल्कुल, सबको चेक करना है, ये सबको चेक करना है। आपके घर के नीचे धन है, जाके देखो कहीं नीचे बैंक तो नहीं है। अच्छा, मेरे तो नहीं है तो पता नहीं। चलिए, थैंक यू, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आपके लिए नए नए पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे, बड़े बड़े कलाकार को लेके आएंगे आपके लिए, सच्ची घटनाएं पे आधारित जो भी एक रियल स्टोरी है वो हम आपके तक लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम आपको नए एपिसोड में, नए पॉडकास्ट में। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपकी ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आएगा। इनके प्यारे से पॉडकास्ट को आप प्यार दीजिए, लगातार दीजिए, और मुझे भी देते रहिए। थैंक यू सो मच।